अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ वी मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद अवर स्पेशल सीरीज सेक्शन इंग्लिश। ठीक है, स्पेशल सीरीज चल रही है ईटा के लिए, सो होप कि सबने अप्लाई कर दिया होगा एंड तैयारी ज़ोरों शोरों से शुरू कर दी होगी। तो इसी के साथ हमने पढ़ा फिजिक्स सेक्शन जिसमें हमने 40 MCQs सॉल्व किए। दैन हमने मैथ सेक्शन पढ़ा जिसमें हमने 35 MCQs सॉल्व किए। नाउ इट्स टाइम फॉर इंग्लिश और इसमें हम लोग करेंगे 15 क्वेश्चंस को सॉल्व। देखते हैं कि हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। बिगनिंग के हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो है वो थोड़ी सी स्टार्टिंग जो होगी वो थोड़ी इजी से स्टार्ट करेंगे। डायरेक्टली हम लोग जो है वो हार्ड चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे ताकि हमें इजी चीज़ भी पता हो और मुश्किल चीज़ें भी हमें आए। कोई भी चीज़ पे हम लोग जो है रिस्क नहीं लेंगे। ईटा इज़ अ वेरी बिग टेस्ट एंड वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर योर फ्यूचर, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस जल्दी जल्दी और टाइम टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए विद क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सिनोनिम का क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर एबंडेंट। ठीक है, अब हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें सिनोनिम्स भी याद करने होंगे, एंटोनिम्स भी हमें याद करने होंगे और काफ़ी मीनिंग्स हमें पता होनी चाहिए। तो हमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी वोकैबुलरी होगी जो हमें याद करनी होगी, क्योंकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन जो है हमारे पास आ सकता है और अगर हमें उनकी मीनिंग नहीं पता होगी तो हम लोग ऑप्शंस नहीं जो है वो चूज़ कर सकते। ठीक है, तो आपको हर वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए। तो जो जो भी वर्ड्स हम लोग यूज़ करें और कहीं भी आप सुन लें या कहीं देखें तो अपने पास नोट डाउन करें, दे विल हेल्प यू अ लॉट। तो यहाँ पर अब हमें एबंडेंट का जो है वो सिनोनिम ढूंढना है। ठीक है, तो अब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है स्केर्स, सेकंड है प्लेंटीफुल, थर्ड है रेयर, देन डी है हमारे पास लिमिटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एबंडेंट का मतलब क्या है। हमारे पास एबंडेंट का मतलब होता है हैविंग पेनल्टी ऑफ समथिंग। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको नोट डाउन करते हैं एक्सप्लेनेशन में। अपने पास आप जो है इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, क्योंकि वैसे आपको अगर अभी याद है लेकिन फिर अगर आप इसको बाद में देखेंगे तो आपको इसका मतलब याद नहीं होगा। तो अपने पास जो है इसको पॉइंट्स में नोट डाउन कीजिए। हैविंग पेनल्टी ऑफ समथिंग। तो अब हमें मीनिंग से पता चल गया है कि इसका सिनोनिम क्या होगा हमारे पास। इसका सिनोनिम होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी विच इज प्लेंटीफुल। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट कर लिया विद वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 2 और इसी के साथ जो है मैंने जो मैथ्स के क्वेश्चन में जो मैंने जो है लास्ट में आपको ऑप्शन बताया था क्वेश्चन नंबर 35 कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो उसका आंसर भी मैं यहाँ पर बताती चलूँ। उसमें हमारे पास क्वेश्चन था कुछ इस तरह से कि वहाँ पर हमें x² + 1 डिवाइडेड बाई x2 इसकी वैल्यू को जो है वो फाइंड करना था। तो यहाँ पर मैं उसका करेक्ट ऑप्शन लिख देती हूँ, आप अपने पास चेक कर लीजिए आपने कौन सा ऑप्शन को चूज़ किया था। सो क्वेश्चन नंबर 35 इन मैथ सेक्शन हमारे पास आंसर था करेक्ट ऑप्शन वॉज ऑप्शन नंबर बी जो कि था 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। और देखिएगा कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया है। इसकी सोल्यूशन जो है वो मैं कमेंट्स बॉक्स में बताऊंगी जब मुझे सारे स्टूडेंट्स अपना अपना आंसर मेंशन कर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर एंड यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम फॉर मेंडेटरी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमें मतलब पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड का क्या मतलब है, उसके बाद जो है हम लोग सिनोनिम और एंटोनिम जो है वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंडेटरी हमें जो है वर्ड गिवन है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका मतलब देखेंगे कि मैंडेटरी का मतलब क्या होता है। तो इसका जो है हमारे पास मीनिंग क्या होती है, यहाँ पर चलिए मैं मीनिंग पहले मेंशन कर देती हूँ। इसकी मीनिंग है हमारे पास कि एक चीज़ जब रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, या फिर अगर वो कंपल्सरी होती है, ठीक है, कंपल्सरी। और हमें बोला है एंटोनिम, यानी हमें इसका मतलब नहीं इसका ऑपोजिट चाहिए, ठीक है ना। सो यहाँ पर अगर हम लोग दूसरा ऑप्शन देखें तो यहाँ पर कंपल्सरी है तो वो तो इसका मतलब है, मीनिंग है वो इसकी रिक्वायर्ड, वो भी इसकी मीनिंग है एसेंशियल।
ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शनल का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ आपको ऑप्शन में दी जाए, मतलब वो ज़रूरी नहीं होती, वो रिक्वायर्ड नहीं होती, वो कंपलसरी नहीं होती, वो आपका मतलब आपका अपनी चॉइस है कि आप वो चूज़ करें या ना करें। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शनल का मतलब होता है नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना। ऑप्शनल का मतलब होता है नॉट रिक्वायर्ड। तो एक चीज़ पहले रिक्वायर्ड है, उसका ऑपोजिट क्या होगा? नॉट रिक्वायर्ड। तो हमारे पास एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शनल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। सो नाउ हमारे पास जो है ग्रामर का, अब जितना भी हमने इंफॉर्मेशन ग्रामर की इकट्ठी किया वो हम यूज़ करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। शी कंप्लीट द प्रोजेक्ट डैश हर ओन इन ऑन एट विद। अब यहाँ पर हमें अगर हम लोग सेंटेंस को कंप्लीट करें, शी कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन हर ओन, एट हर ओन, विद हर ओन, इन हर ओन, कौन सा जो है वो फिट आएगा? हमें जो है सारा ग्रामेटिकली देखना होगा, वो वाला काम नहीं करना होगा कि ये अच्छा लग रहा है तो हम लोग डाल देंगे, ठीक है ना। हमें ग्रामेटिकली यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ यहाँ पर थोड़ा सा चलते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो सेंटेंस है वो कौन से टाइप का सेंटेंस है, एंड साथ ही जो है यहाँ पर हम लोग कौन सा जो है वो इडियम्स वगैरह यूज़ करेंगे। तो अगर हम लोग इडियम्स के एक्सप्रेशन पर देखें तो द फ्रेज ऑन हर ओन इज द करेक्ट वन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे कि ऑन हर ओन ही क्यों करेक्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आता है? आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ऑन हर ओन। अब यहाँ पर ऑन जो है हमारे पास एक प्रीपोजिशन है, ऑन जो है वो एक प्रीपोजिशन है, और जो हर ओन है, हर ओन वो हमारे पास सब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है, ठीक है। हर ओन सब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, ठीक है। प्रीपोजिशन को मैं पीपी लिख दूंगी यहाँ पे। तो ऑन हमारे पास एक प्रीपोजिशन यूज हो रहा है और हर ओन हमारे पास सब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन है। तो जब ये फॉर्म होगा तो कौन सा प्रीपोजिशन फ्रेज बनाएगा? ऑन हर ओन, ये हमारे पास एक प्रीपोजिशन फ्रेज बनाएगा, ठीक है। कौन सा? प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। दिस इज द प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो विद हर ओन भी हम लोग चूज कर सकते थे, ठीक है, लेकिन विद एक इनकरेक्ट जो है सजेशन होगा, बिकॉज ये हमारे पास पोजीशन है, ये हमारे पास पोजीशन है रादर देन इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। और अगर हम लोग यहाँ पर एट हर ओन की बात करें तो एट हर ओन भी इनकरेक्ट है, बिकॉज एट जो है वो डजंट कन्वे द आइडिया ऑफ डूइंग समथिंग इंडिपेंडेंटली, ठीक है। एंड अगर हम लोग यहाँ पर इन देखें या फिर हम लोग लिखें बाय हर ओन, तो ये भी हमारे पास जो है इनकरेक्ट होगा, बिकॉज ये हमारे पास इस्टेब्लिश नहीं करता इंग्लिश के मीडियम को, ठीक है। सो ये हमारे पास सारी की सारी जब हम लोग आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे उसके बाद ही हम लोग अपना करेक्ट वन चूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर हमने चूज़ किया ऑन हर ओन। शी कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन हर ओन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में है हमें कि हमें आइडेंटिफाई करनी है द करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पर जो हमारे पास एमसीक्यूज होंगे वो करेक्ट स्पेलिंग के भी काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, और जो ए से स्टार्ट होता है ना वर्ड उसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कि ऑडियंस था, हम लोग एक टेस्ट के लिए गए थे, याद नहीं है कौन सा टेस्ट था, तो वहाँ पर जो है हमारे पास आया था कि व्हाट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग फॉर ऑडियंस। अब वहाँ पर जो 4 ऑप्शन थे उसमें से काफ़ी ज़्यादा 2 जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे, क्योंकि उसमें ई और ए का फ़र्क था, और आखिरी में उसमें जो है आई थिंक ए वाला वर्ड द करेक्ट, तो ऑडियंस में हमारे पास ए आता है, स्टार्टिंग में नहीं, बीच में हमारे पास एक वो था, स्पेलिंग में एक लेटर था जो कि चेंज था। तो इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है जब स्पेलिंग वाला जो है ऑप्शन आता है हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास है एकोमोडेट की 4 स्पेलिंग्स है, ठीक है। अब किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा एकोमोडेट की स्पेलिंग पर, तो दिस विल बी वेरी कंफ्यूजिंग। हमारे पास एक तो है डबल सी डबल ओ डबल एम सॉरी, एंड देन एक सी एक एम है सिंगल सिंगल, देन हमारे पास सी को एक कर दिया और एम को जो है वो अगेन डबल कर दिया, एंड यहाँ पर फिर सी को डबल कर दिया, एम को सिंगल कर दिया। सो व्हाट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग फॉर एकोमोडेट, ठीक है।
एकोमोडेट की करेक्ट स्पेलिंग है ACCOMMODATE. So our option number A is the correct option for the spelling of accommodate. Now in question number 5 हमारे पास जो है फिर से एक कंप्लीटिंग सेंटेंस का क्वेश्चन है. ही हैज़ अ डैश ऑफ रेयर स्टैम्प्स. मतलब यहाँ पर अब हमें जो है वो एक वर्ड को ही लगाना है जिसके यहाँ पर 4 ऑप्शंस है. कलेक्शन, कलेक्टिंग, कलेक्टिव और कलेक्ट. अब अगर हम लोग हर क्वेश्चन हर जो है वर्ड्स की मीनिंग देखें तो अलग अलग जाएगी. जैसे कलेक्शन जो है वो हमारे पास किस चीज़ को रेफर करती है, जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का हमने इकट्ठा रखा होता है तो उसको हम लोग कलेक्शन बोलते हैं. अब कलेक्टिंग का मतलब है, कलेक्शन का मतलब होता है कि इकट्ठा की हुई है, ठीक है ना, हमने वो सारी चीज़ें जमा की हुई हैं. और कलेक्टिंग का मतलब होता है कि हम लोग वो चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो इन दोनों में हमारे पास फ़र्क कितना है कि चीज़ ये वाली जो है वो कलेक्ट हो चुकी है. तो ही हैज़ आ डैश ऑफ रेयर स्टैम्प्स, मतलब यहाँ पर जो है हमारे पास पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो पास्ट का जा रहा है, ठीक है ना. उसके पास है मतलब अभी भी उसके पास वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो कलेक्ट नहीं कर रहा. कंटिन्यू सेंटेंस नहीं है, ना ही फ्यूचर सेंटेंस है, ठीक है. हमारे पास पास्ट का जो है वो सेंटेंस है, पास्ट प्रेजेंट का सेंटेंस है. हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेंटेंस को देख कर ही अपना करेक्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे. अब हमारे पास वो चीज़ें कलेक्ट हो चुकी हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लगाएंगे, कलेक्शन लगाएंगे. क्योंकि कलेक्शन का क्या मतलब है कि चीज़ें जो है वो जमा हम लोग कर चुके हैं. जब वो गैदर टुगेदर हो जाती है, जैसे कि मैंने 3-4 मार्कर जो है वो इकट्ठा किए हुए हैं. आई हैव अ कलेक्शन ऑफ मार्कर्स, ठीक है. तो ये कलेक्शन है, ठीक है. दिस इज़ नॉट कलेक्टिंग कि मैं अभी कलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे और मार्कर्स का भी इंतज़ार है, ठीक है. रियल में तो है बिकॉज ये ख़राब हो चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम मेरे पास ये कलेक्शन है, बस हम लोग इतनी बात कर रहे हैं कि मेरे पास मार्कर की कलेक्शन है, तो ये कलेक्शन है, मैं इसको कलेक्शन बोलूँगी. और अगर मैं इसको इकट्ठा कर रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं बोलूँगी मैं मार्कर्स की कलेक्शन जो है मैं मार्कर्स को जो है वो कलेक्टिंग उसकी अभी कर रही हूँ. कंटिन्यू है तो फिर मैं कलेक्टिंग वर्ड लगाऊंगी. अब यहाँ पर मेरे पास हो चुकी है तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट ऑप्शन करेंगे. एंड यहाँ पर जो है हम लोग कलेक्शन का वर्ड जो है वो यूज़ करेंगे अपने सेंटेंस में, ठीक है. हर तरीके के हमने जो है वो नज़रिया यहाँ पर दोहराना है और हमने देखना है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. सो नाउ हम आ गए विद क्वेश्चन नंबर 6. एंड अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है द डैश ऑफ द नॉवल वॉज अनएक्सपेक्टेड. तो कौन कौन नॉवल पढ़ता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. आई पर्सनली डोंट लाइक नॉवल्स, और मैं कभी नॉवल्स नहीं पढ़ती बिकॉज आई डोंट लाइक रीडिंग. ठीक है, हम लोग सिर्फ जो है मैथ्स की सोल्यूशंस हमें पसंद है, हम सिर्फ मैथ्स की सोल्यूशंस करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास है क्लाइमेट कि क्लाइमैक्स जो है वो नॉवल का अनएक्सपेक्टेड था, या कंक्लूजन था, या प्रेलेट था, या इंट्रोडक्शन था. अब यहाँ पर जो प्रेलेट है ये जो एक न्यू वर्ड है. अगर हम देखें क्लाइमैक्स तो हम सुनते रहते हैं कि मूवी का क्लाइमैक्स ऐसे था, है नॉवल क्लाइमैक्स ऐसे था, कंक्लूजन भी हमें पता है, इंट्रोडक्शन भी पता है. बट व्हाट इज प्लेरेट, कि प्लेरेट हमारे पास जो है वो कौन सी चीज़ है और ये क्या होती है नॉवल में. तो यहाँ पर जो है प्रेलेट का मतलब हमारे पास इंट्रोडक्शन ही की तरह होता है. इंट्रोडक्शन में जो भी इवेंट हमारे पास होता है उसको हम लोग प्रेलेट कहते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, कहीं भी आ सकता है. एन इंट्रोडक्शन और इवेंट एट द बिगिनिंग. ठीक है, तो जो भी इंट्रोडक्शन होता है स्टार्टिंग में, या फिर इंट्रोडक्शन का जो म्यूज़िक होता है, जो ओपनिंग म्यूज़िक होता है वो भी इसमें आ सकता है. और जो भी कोई इवेंट ना स्टार्टिंग में हो उसको हम लोग प्रेलेट कहते हैं. क्लाइमैक्स जो हमारे पास बीच में जो खुलासा होता है उसको हम लोग क्लाइमैक्स बोलते हैं. और कंक्लूजन जो एंड में निकलता है, इंट्रोडक्शन जो स्टार्टिंग में होता है ऑफ कोर्स. तो यहाँ पर हमारे पास जो सेंटेंस है, सबसे पहले हम लोग सेंटेंस के टाइप को देखेंगे. दिस इज़ द टाइप ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना. ये हमारे पास एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है.
और इसका जो है हमारे पास पर्पस क्या होता है कि ये एक स्टेटमेंट को या एक आइडिया को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास पंचुएशन एंड है, हमारे पास जो है ये सेंटेंस एंड हो रहा है विथ स्टॉप। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे द डैश ऑफ द नॉवल वॉज अनएक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है इसके लिए, द करेक्ट ऑप्शन इज द कंक्लूजन, कि द कंक्लूजन ऑफ द नॉवल वॉज अनएक्सपेक्टेड। अब कंक्लूजन हमने क्यों रेफर किया, क्योंकि बिकॉज ये जो है हमारे पास क्या कर रहा है, एंड कर रहा है ऑफ द नॉवल, या एंड पार्ट ऑफ द नॉवल जो है वो हमें बता रहा है। तो हम क्या करते हैं, द एंड ऑफ द नॉवल या फिर द कंक्लूजन ऑफ द नॉवल वॉज अनएक्सपेक्टेड। ये क्या कर रहा है कि इस सेंटेंस को जो है एक सही ईडियम में एक्सप्रेस कर रहा है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो कंक्लूजन से करेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे ऑप्शन नंबर बी विच इज़ द कंक्लूजन। तो हमें सेंटेंस के टाइप हमेशा पता होना चाहिए, तभी हम लोग जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो अब जो है वो बहुत ही अच्छा सेंटेंस आया हुआ है ईडियम, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ईडियम ब्रेक द आइस। सबसे पहले टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन, देन टू ब्रेक समथिंग, टू कूल डाउन और टू कास्ट ट्रबल। अगर हम लोग देखें ब्रेक द आइस तो हमें ऐसा लगेगा कि वो कह रहे हैं कि आइस को तोड़ो, पर ईडियम्स हैं, इनका मतलब जो है वो रेफरेंस में ये लोग लेते हैं कि आइस को तोड़ो। तो यहाँ पर जो है बर्फ़ को तोड़ने का यहाँ पर मकसद ये है कि हम लोग जो है गिले शिकवे तोड़ दें, ठीक है ना, उसको छोड़ दें और बातें स्टार्ट करें। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, तो यहाँ पर भी ब्रेक द आइस का मतलब क्या है कि लड़ाई लड़ाई माफ़ करो। और जब हम लड़ाइयाँ माफ़ कर देते तो फिर क्या करते हैं, बातें शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, कि बातें जो है वो हमने स्टार्ट कर देनी है। ब्रेक द आइस का मतलब ये होता है, जब दो दोस्त खफा हो जाते हैं आपस में तो हम लोग बोलते हैं कि सारे गिले शिकवे छोड़ो और दोस्ती कर लो, ठीक है। सो ब्रेक द आइस का मतलब क्या है कि हम लोग सारी पिछली पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, और किसी चीज़ को तोड़ना नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास नहीं जाएगा, टू ब्रेक समथिंग, ठीक है, हमने कुछ भी नहीं तोड़ना। और कूल डाउन का मतलब होता है कि भाई हम लोग जो है वो पुरसुकून हो जाएं और जो है वो गुस्सा वगैरह छोड़ दें, और जो है उसे क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इतने सारे वर्ड्स बता रही हूँ मैं बीच बीच में। अच्छा, बाकी को छोड़ते हैं। और टू कास्ट ट्रबल मतलब कि हम लोग जो है वो कोई ना कोई यहाँ पर गलत काम कर दे, कोई ट्रबल जो है वो क्रिएट करें। तो ट्रबल हमें नहीं क्रिएट करना। कूल डाउन का मतलब अलग जाता है, टू ब्रेक समथिंग का मतलब अलग जाएगा। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टू ब्रेक द आइस। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो चूज द करेक्ट, चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू एक्सपेंड। अच्छा, हमने एक्सपेंड का जो है वो ऑपोजिट मीनिंग यहाँ पर देखना है। सबसे पहले तो एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, एक्सपेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है बड़ा करना, ठीक है, टू इनलार्ज समथिंग। तो यहाँ पर एक्सपेंड का हम लोग सबसे पहले मतलब, अच्छा एक्सप्लेनेशन की तरफ हम ब्लू से जाएंगे। तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हम लोग एक्सपेंड का मतलब लिखेंगे ताकि हम लोग को फिर ऑपोजिट इसका मतलब पता हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू इनलार्ज समथिंग, LARGE। तो यहाँ पर एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, इनलार्ज। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा ऑप्शन जो है वो एक्सटेंड है। एक्सटेंड का मतलब भी किसी चीज़ को जो है वो फैलाना होता है, किसी चीज़ को बड़ा करना होता है। तो एक्सटेंड इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सपेंड। नाउ इंक्रीज का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो ज़्यादा करना, तो इनलार्ज का मतलब भी वही जाएगा। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सपेंड, ठीक है। कंप्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कंप्रेस को देखें तो मेक स्मॉल है इसका मतलब, मेक स्मॉल, ठीक है। और अगर हम ग्रो का मतलब देखें तो ग्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा करना, फैलाना, ठीक है।
सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो ए बी और डी है ये हमारे पास मीनिंग के तौर पे जाएंगे एक्सपेंड में, और कंप्रेस जो है वो ऑपोजिट है। सो कंप्रेस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, ऑपोजिट मीनिंग ऑफ एक्सपेंड है। तो अगर एक चीज़ की हमें मीनिंग पता होगी तो हम लोग उसका ऑपोजिट भी जो है वो आसानी से ढूंढ सकते हैं। पहले हमने सारी का मतलब देखा और देन फिर हमें पता चला कि ये हमारे पास क्या है, इसका ऑपोजिट है। तो इसी तरह से आपने जो है हर ऑप्शन को पहले देखना है, उसके बाद करेक्ट वन को चूज करना है। सो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हम लोग। यहाँ पर अगर देखें तो सेंटेंस है ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले तो सेंटेंस की टाइप को देखेंगे। हमारे पास ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, जो कि हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। मैंने जो है इससे पहले भी आपको इसका बताया था कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमारे पास कौन से सेंटेंसेस होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमें किसी चीज़ के फैक्ट्स बताए, ठीक है, फैक्ट्स और फिगर्स की बात जब करता है तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। एंड यहाँ पर भी एक जो है फैक्ट बता रहा है हमें कि वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, ये हमारी बात हो रही है, बिकॉज वी आर द मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, ठीक है। सो हम भी मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, खुद की तारीफ भी करनी चाहिए, सही है। सो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि फैक्ट की बात जो कर रहे थे, यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहले है ऑन, ही इज़ गुड ऑन मैथमेटिक्स, तो ये तो नहीं आता। ऑन तो बिल्कुल भी हमारे सेंटेंस में जो है वो कॉन्टेक्ट में नहीं जाएगा। इन और एट में जो है वो कंपटीशन होता है। अगर हम देखें ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स और ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, बहुत ही ज़्यादा जो है वो आ रहा है हमारे पास। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में से हमारे पास जो है वो करेक्ट वन कौन सा है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास करेक्ट है। वो क्यों? गुड एट जो होता है वो हमारे पास एक कॉमन कलेक्शन इन इंग्लिश होता है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग किसी भी फैक्ट की बात करते हैं या फिर किसी स्किल्स की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो गुड एट है, अगर आपने देखा हो तो ये हमारे पास एक इंग्लिश की कलेक्शन आती है, ठीक है ना। दिस इज़ द इंग्लिश फ्रेज, इसको हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं। अब हमारे पास बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि उनका मतलब जो है वो हमारे पास अलग बनता है। अगर हम लोग बोले गुड ऑन, ठीक है ना, अगर हम लोग बोले गुड ऑन, ठीक है, सो ये हमारे पास जो है एक्सप्रेस नहीं करता स्किल्स को, ठीक है, गुड ऑन एक्सप्रेस नहीं करता स्किल्स को। और अगर हम लोग गुड इन देखें तो ये जो है समटाइम्स हमें जो है वो बताता है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है ना। तो अगर हम लोग गुड इन देखें तो ये हमारे पास हमारे कलेक्शन में नहीं आता, ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता। और अगर हम लोग यहाँ पर गुड ऑफ को देखें तो ये हमारे पास जो है ऑफ कोर्स ये भी स्किल्स को प्रेजेंट नहीं करता। तो जब भी स्किल्स की बात की जाती है तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, गुड एट यूज़ करते हैं। दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स जिसको हम लोग ज़्यादातर स्किल्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। जो किसी चीज़ में अच्छा होता है या प्रोफेशनली जब हम लोग कोई किसी का प्रोफेशनलिज्म जब किसी का बताते हैं तो वो हम लोग गुड एट के सेंटेंस में यूज़ करके बताते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स की कलेक्शन होती है जिनके खुद के एक अपनी बाउंड्री होती है, जो कि उस बाउंड्री के अलावा और चीज़ों में यूज़ नहीं होता, ठीक है। सो इसी तरह हमारे पास गुड एट भी जो है वो किस चीज़ में होता है, स्किल्स में यूज़ होता है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।